Hello. So good morning, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी हम लोग आज लेकर आए हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी के अंदर कैश बुक का चैप्टर। अब याद रहे ये कैश बुक होता तो एक लेजर ही है। हमने इसके पहले आपको एक लेजर का वीडियो पोस्ट कर रखा है। आई होप आपने सबने देख लिया होगा। हम लोग वन शॉट के फॉर्मेट में डिटेल्ड वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिससे आपका सारा कंसेप्ट अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस हो सके। बट बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा टाइटन्स का कोर्स लाइव है जिसमें आप जाकर इनरोल कर सकते हैं और ये 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करेंगे हम और हमारी टीम। इसके अंदर लाइव क्लासेस होती हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक 4 PM to 6 PM। ठीक है बच्चा पार्टी, आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। मीनवाइल आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब के नाम से मिल जाएगा आपको iOS के ऊपर भी और एंड्रॉइड के ऊपर भी। साथ ही साथ आपको यहां पे जो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है इसके अंदर हम बहुत सारा कंटेंट अपलोड करते हैं जो आप सभी बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बच्चा पार्टी, कैश बुक का जब भी नाम आएगा तो कैश बुक के अंदर 4 कैटेगराइजेशन होती हैं। यूं तो कैश बुक का नाम कैश बुक क्यों पढ़ा? कैश बुक का नाम कैश बुक इसलिए पढ़ा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट मींस जितने भी उधार के ट्रांजैक्शंस होंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे, उनको कैश बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसीलिए कैश बुक का नाम कैश बुक पड़ता है। अब कैश बुक की कैटेगराइजेशन के ऊपर आए तो सबसे पहली कैटेगराइजेशन है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक कॉलम अमाउंट का होता है, आइदर कैश और बैंक, क्वेश्चन में गिवन होगा। अगला होता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में आपके पास 2 कॉलम्स होते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। सिमिलरली एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ेंगे तो सारी ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपके डिस्काउंट का कॉलम होता है, कैश का कॉलम होता है और बैंक का कॉलम होता है। साथ ही साथ एक और हमको कैश बुक पढ़नी है जिसका नाम है पेटी कैश बुक। छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए पेटी कैश बुक को बनाया जाता है। तो बिफोर आई बिगिन सबसे पहले हम एक फॉर्मेट देखते हैं और फॉर्मेट देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का। सबसे पहले तो अगर देखें तो 2 साइड्स हैं, जैसे कि लेजर में होता था, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब यहां पर पहला कॉलम है डेट का, जिस दिन भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। देन ये पर्टिकुलर्स जो डेबिट साइड पर होता है इसको रिसीट साइड भी बोलते हैं। रिसीट मतलब जब पैसा आएगा तो कैश बुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली जब पैसा जाएगा तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स को पेमेंट साइड भी कहा जाता है। देन वी हैव वाउचर नंबर। वाउचर नंबर मतलब जहां पर जर्नल रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है ना, वो वाउचर नंबर। देन लेजर फोलियो नंबर, पेज ऑफ द लेजर, जो पेज नंबर होता है ना लेजर की बुक में, वहां से ट्रांजैक्शन। देन अमाउंट, अमाउंट में कैश कॉलम भी हो सकता है, बैंक कॉलम भी हो सकता है, क्वेश्चन में मेंशन होगा। सिमिलरली वी हैव क्रेडिट साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। तो ये एक सिंपल है सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। अब हम डबल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट पढ़ने के बजाय सीधा ट्रिपल कॉलम पढ़ लेते हैं, बिकॉज वहां से आपके लिए चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। डबल कॉलम में क्या हो जाएगा, एक कैश का कॉलम बन जाएगा, एक बैंक का कॉलम बन जाएगा। लेकिन ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आप देखें तो चीजें बड़ी हद तक आसान हो जाएंगी। डेबिट साइड का वही मतलब, पर्टिकुलर्स को रिसीट साइड बोलते हैं। वी हैव वाउचर नंबर, वी हैव लेजर फोलियो। नाउ दिस इज वन एक्स्ट्रा कॉलम विच इज नोन एज डिस्काउंट। अब तुम सोचो डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड आएगा क्योंकि डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड पर आता है, ठीक है ना, और रिसीव करते समय हम किसी को डिस्काउंट देते हैं। डेबिट साइड पे जो कॉलम है वो डिस्काउंट अलाउड है। देन वी हैव कैश कॉलम, देन वी हैव बैंक कॉलम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्रेडिट साइड पर आएंगे तो दिस इज अ पेमेंट साइड, यहां पर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो अभी आपको बता चुके हैं। देन वी हैव डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम, मतलब अगर डिस्काउंट मिलेगा हमको, ठीक है ना, किसी को पेमेंट करेंगे तो हमको डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इस साइड आएगा। देन वी हैव कैश का कॉलम एंड देन वी हैव बैंक का कॉलम। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है जिसमें आपने सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखा एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखा। और क्योंकि आप लेजर के बाद आ रहे हो इसको पढ़ने, तो मैंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया है इसको पढ़ाते समय। मैंने आपको जर्नल पढ़ाया, जीएसटी पढ़ाया, फिर लेजर का वीडियो डाला है, एंड देन वी आर कमिंग टू कैश बुक, एंड देन वी विल गो टू सब्सिडरी बुक्स, एंड देन वी विल गो टू ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहने वाला है हमारी पढ़ाई का। अब जितनी भी बात मैं कह रहा हूं, अगर मैं इसी बात को एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आई गेस। तो चलिए एक क्वेश्चन पेश कर रहे हैं। बच्चा पार्टी, क्वेश्चन को रीड करते हैं।
लिखा है अंडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक, तो पहले हमको सिंगल कॉलम बनाना है, ठीक है। कमेंस बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपए, बॉट गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड फॉर कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। अब देखो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक में, आपको पता है, बिकॉज कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश या बैंक के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। पेड टू रोहित, कैश सेल्स, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, पेड वेजेस, पेड रेंट, रिसीव्ड कमीशन, विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस और पेड सैलरी। अब एक एक करके सारे एक्सपेंसेस को, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो जल्दी से बना लेते हैं कैश बुक का सिंगल कॉलम का फॉर्मेट, और ये मैं बना के रखा हूं, ठीक है। एक एक ट्रांजैक्शन उठाएंगे और उसको पोस्ट करेंगे। चाहे तो आप जर्नल से जैसे लेजर बना रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस रूप में आएगा, आप जल्दी समझ जाओगे। लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो पैसा आया है, रिसीट साइड पर इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहां पर लिखा हम लोगों ने मार्च 1, और यहां कुछ भी डेबिट साइड पे लिखते हैं तो टू प्रीफिक्स होता है, और क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो बाय प्रीफिक्स होता है, लेजर में बताया भी है। तो यहां लिखा हम लोगों ने टू कैपिटल, और बिजनेस में कितना पैसा आ गया है, मैंने अमाउंट के कॉलम में 2 लाख रुपए लिख दिए। सब बच्चों को यह बात समझ में आ रही है। कमेंस बिजनेस विद कैश की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसका मतलब कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर टू कैपिटल लिख दें, एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि कैश अकाउंट की डेबिट साइड रिसीट साइड होती है, पैसा आ रहा है कैपिटल के फॉर्म में, इसलिए रिसीट साइड पर हम इसको लिखेंगे। अगला क्या है, अब आप तुम समझना भैया कि ये रिसीट है कि पेमेंट, ठीक है ना। लिखा है बॉट गुड फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे तो क्या ये रिसीट साइड पर जाएगा या पेमेंट साइड पर जाएगा? आंसर है कि ये खरीदें तो पेमेंट साइड पर जाएगा। 84,000 के गुड्स खरीदें तो पेमेंट साइड, जो कि ये है, ये वाली साइड कौन सी होती है बेटा जी, ये होती है पेमेंट साइड कैश बुक की। तो यहां लिखेंगे मार्च टू, कुछ भी लिखेंगे तो पहले लिखेंगे बाय, और गुड्स खरीदे हैं तो क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस। और कितने के खरीदे हैं बेटा जी, 84,000 रुपीज के। ये भी पोस्ट करना आ गया तुम्हें। अगला ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड फॉर कैश। अगर हमने गुड्स बेचा है तो पहले ये सोचो कि ये रिसीट है कि पेमेंट है। गुड्स बेचा होगा तो मेरे पास पैसे आएंगे बेटा जी, पैसे आएंगे तो ये रिसीट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा 65,500। 65,500 गुड्स बेचा है तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? और इसका ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, मार्च 5। क्लियर है ना बच्चों पार्टी? अगले ट्रांजैक्शन पर आए, समझ पा रहे हो ना कैसे तुमको दिमाग लगाना है। और अगला ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। क्योंकि ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है इसलिए कैश बुक में इसकी कोई भी जगह नहीं है, ये कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, जर्नल में, लेजर में, ठीक है ना। और परचेज किया तो परचेज बुक में। अभी सब्सिडरी बुक अगला चैप्टर आएगा ना तब तुम्हें ये समझ में आएगा। अब लिखा है पेड टू रोहित, रोहित को पैसा दे रहे हैं 90,000 रुपीज। अब तुम सोचो ये रिसीट है या पेमेंट है? रिसीट मतलब पैसा आएगा, पैसा आ तो नहीं रहा है, पैसा जा रहा है, तो ये क्या है, पेमेंट है। पेमेंट है तो किस साइड लिखेंगे, पेमेंट साइड पर 90,000 13 मार्च। और ये क्या लिखेंगे यहां पर, बाय रोहित, मतलब रोहित को 90,000 का पेमेंट दिया गया है। क्लियर है बेटा जी? अगला ट्रांजैक्शन पर आए, कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब आपने सामान बेचा है कैश में, सामान बेचा है तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो रिसीट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे कितना, 72,000। तो यहां लिखेंगे टू सेल्स और अमाउंट हो जाएगा 72,000। और इसकी डेट क्या है बेटा जी, 15। इसकी डेट है मार्च 15। आगे बढ़े, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा जी, उसके बाद लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर तो खरीदा है लेकिन कैश में खरीदा, अच्छी बात है। अब तुम देखो ये रिसीट है कि पेमेंट है? हमने फर्नीचर खरीदा है तो मेरे पास से पैसे जाएंगे मेरी जान, और पैसे जाएंगे तो ये पेमेंट हो जाएगी ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर, 18 मार्च को बाय फर्नीचर पेमेंट साइड पर। और फर्नीचर कितने का खरीदा है बेटा जी, फर्नीचर खरीदा है 40,000 रुपीज का, तो पेमेंट में 40,000 चला गया। अगले ट्रांजैक्शन पर आओ, वेजेस को आपने पे किया है, तो पेमेंट साइड पर कितना आ जाएगा, 12,800। तो यहां लिखेंगे बाय वेजेस
12,800 और उसकी डेट क्या है 20th। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो, लिखा है पेड रेंट, रेंट दिया है, रेंट दिया है तो अगेन पेमेंट हो रही है, कितने की पेमेंट हो रही है 15,000 की। चलो भाई लिख देते हैं यहां पर बाय रेंट, और कितना पे किया है मेरी जान 15,000 पे किया है। आगे बढ़ते हैं, रिसीव्ड कमीशन, मुझे कमीशन मिला है, कमीशन मिलेगा तो ये रिसीट हुआ, रिसीट है तो रिसीट साइड पे लिख देंगे 6600, 6600 और यहां लिखा टू कमीशन। अच्छा इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है मार्च 26। सब बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल सिंपल है ना। लेजर पढ़ने के बाद तुम्हें कैश बुक पढ़ते समय ठीक लग रहा है, इजी लग रहा है ना मेरी जान। आगे बढ़े, लिखा है विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसे निकाले गए हैं तो वो ड्रॉइंग्स होंगे, निकाले गए हैं इसलिए पेमेंट साइड पर लिखेंगे 10,000 रुपीज बाय ड्रॉइंग्स, और यहां लिखेंगे 10,000 रुपीज, और किस डेट को 28 को, मार्च 28। ठीक है ना। अगला ट्रांजैक्शन पढ़े, पेड सैलरी, सैलरी दी हुई है, सैलरी देंगे तो एक्सपेंस है, पेमेंट साइड पर आ जाएगा मार्च 31 बाय सैलरी, और कितनी सैलरी दी है 8,000 सैलरी दी है। सो हियर वी हैव एंडेड द एंटायर क्वेश्चन। अब आप करोगे क्या, जैसे कि लेजर में आप टोटल लगाते थे वैसे ही यहां पर भी आपको डेबिट साइड का टोटल अलग निकालना पड़ेगा, क्रेडिट साइड का अलग निकालना पड़ेगा। चलो जरा डेबिट साइड का टोटल इधर लिखें और क्रेडिट साइड का इधर लिख लेंगे। चलो भाई देखते हैं देखते हैं देखते हैं, 2 लाख प्लस 65,500 प्लस 72,000 प्लस 6,600, ये आ रहा है 3,44,100। क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है बेटा जी 84,000 प्लस 90,000 प्लस 40,000 प्लस 12,800 प्लस 15,000 प्लस 10 और 8 18,000। इधर का बैलेंस आ रहा है 2,59,800। यार तुम लोग भी ना मेरे साथ साथ टोटल लगाना, बताना गलत तो नहीं हो रहा है। अब क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है इसलिए दोनों साइड पर डेबिट साइड का टोटल लिखेंगे 3,44,100, 3,44,100। और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है तो इधर बैलेंस आएगा मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, माइनस करो 2,59,800 को 3,44,100 से माइनस करो, आंसर आएगा 84,300। और ये बैलेंस आप नेक्स्ट डेट पर लिख कर आएंगे, लिखेंगे यहां पर April 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये बैलेंस हो जाएगा 84,300। अभी समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुसीबत तो नहीं है। ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है सिंगल कॉलम कैश बुक का। थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, ठीक है, आराम से देख लो। चले बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो बढ़ते हैं। ऑलराइट बच्चा पार्टी, अब बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट येट सबसे ट्रिकी पार्ट के ऊपर, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब सबसे पहली बात तो यह है कि बेटा जी ये जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं इनकी पोस्टिंग दो जगह होगी। अब इनके दो ही केस हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज किस केस में पास किया जाता है, अगर हम बिजनेस में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं उस केस में कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी, या अगर हम बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी। अभी कॉन्ट्रा का मतलब होता क्या है, कैश और बैंक दोनों साइड पर रिकॉर्ड करना। तुमको जर्नल से लेजर तो बनाना आता ही है मेरे भाई। अगर मैं बोलूं कि मैंने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक में पैसे आ जाएंगे, टू कैश अकाउंट मतलब कैश से पैसे चले जाएंगे। अब इसकी हम पोस्टिंग नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना इसकी पोस्टिंग। अगर मैं बोल रहा हूं कि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझना, जब तक मिनिमम डबल कॉलम कैश बुक नहीं बन रही हो, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में ही सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्रीज आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिख देना चाहिए, टू कैश। लेट से अमाउंट 1 लाख रुपए, मतलब बैंक में 1 लाख रुपए आ गए,
रिसीट साइड है। और सिमिलरली कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड यहां हो रहा है, यहां क्या लिखना चाहिए, बाय बैंक, मतलब कैश से 1 लाख रुपए कट गए हैं। अब इन एंट्रीज के सामने लेजर फोलियो के कॉलम में तुम्हें सी मेंशन करना पड़ेगा। इसका मतलब है दोनों जगह रिकॉर्ड किया गया है, तो कभी ये सी लिखा हो तो ये वो सी नहीं है, तो तुम्हारा दोस्त है। ये सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होती है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर हमने बैंक में पैसे जमा कराए हैं और कैश हमारे पास से कम हो रहा है, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर टू कैश और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय बैंक, सिंपल। सिमिलरली अगर मैंने कैश विड्रॉ किया है मान लो, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसको हम कैसे पोस्ट करेंगे, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिख दें, टू बैंक। कैश अकाउंट की, ये कैश अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड पर टू बैंक लिख दे, कैश में लेट से 2 लाख रुपए। सिमिलरली बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, ये बैंक अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड पर क्या लिख दें, बाय कैश, और बैंक में लिख दें 2 लाख रुपए। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? और इसके आगे भी आपको सी लिखना पड़ेगा, दैट मींस इसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास हो रही है। बस एक यही बात है जो सारे के सारे बच्चों को कैश बुक में परेशान करती है, यार कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करेंगे। अरे कॉन्ट्रा की ऐसी की तैसी कर दी हम लोगों ने इस समय बैठ के। इन 2 केसेस के अलावा कभी कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी क्या, नहीं होगी कॉन्ट्रा एंट्री पास। अब तुमको एक बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और उसको सॉल्व करवाते हैं। चले भाई शुरू किया जाए। चलो बच्चों, पार्टी एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसकी बात कर रहे थे वो देखते हैं। तो काफी बड़ा सा क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स विद डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब हमसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक को बनाने की बातें की जा रही हैं। आई गेस तुमको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इसको जूम इन कर देते हैं, ठीक है। हाँ अभी विजिबल होना चाहिए। चलो भाई विजिबल है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, April 1 को हमें कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दे रखा है। ये देखो बेटा जी, हमें बैलेंस दे रखा है, मतलब मेरे पास कैश में पहले से 22,500 रुपीज रखे हुए हैं और बैंक में ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट साइड का बैलेंस दे रखा है 80,000। तो सबसे पहले हम April 1 को बैलेंस उतारते हैं, और बैलेंस उतारने के लिए पहले तो फॉर्मेट बनना चाहिए। मैंने फॉर्मेट ट्रिपल कॉलम कैश बुक का बना रखा है, आपको भी सिखा चुका हूं कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसे बनेगा। सबसे पहले हम डेबिट साइड पर बैलेंस उतार रहे हैं April 1 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश का बैलेंस कितना है 22,500। सिमिलरली April 1 को ही हम बैलेंस उतार रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट का, और उसका बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्रेडिट साइड पर बैंक कॉलम में उतारा जाएगा। क्या ये तुम्हें बात समझ में आ रही है? बाकी कैश और डिस्काउंट कॉलम में डैश लगा दोगे तो कभी भी काउंटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज तो हम लोगों ने पोस्ट करके तुम्हें दिखा दी है, इस वाली में तो कोई दिक्कत नहीं है। चले एक एक करके ट्रांजैक्शन बढ़ाएंगे और उसका मजा पाएंगे। अगला क्या बोल रहा है, received a check from Hari and paid into the bank on the same day 15,000 रुपए। हरी से मुझे चेक मिला और मैंने वो चेक सेम डे बैंक में जमा करा दिया है। जमा करा देने का मतलब क्या, पहली बात तो चेक मिला है, रिसीट साइड पर आएगा। रिसीट साइड पर क्या लिखेंगे, April 2 को। April 2 को हम क्या लिखने वाले हैं, हमको हरी से चेक मिला है तो लिखेंगे टू हरी, और सेम डे हमने बैंक में जमा भी करा दिया है तो बैंक साइड पे लिखेंगे कितना है 15,000। टू हरी लिखा और बैंक कॉलम में लिखा 15,000। अब तुम्हारा कंफ्यूजन आना चाहिए कि सर इससे बैंक कॉलम में क्यों लिख दिया आपने, क्योंकि चेक मिला है ना, चेक बैंक में जमा होगा इसलिए उसको बैंक कॉलम में लिखा है बेटा जी। चलें अगले ट्रांजैक्शन पर आ जाएं। लिखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद। ठीक है, चेक मिला है हमको विनोद से 33,800 रुपीज का। बहुत ध्यान से देखना, इसको डिस्काउंट भी दिया गया है 1,200 रुपीज का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सेम ये मिला कब है 3 तारीख को, और जमा कब करा रहे हैं 5 तारीख को। चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब मेरी बात ध्यान से तुम्हें एक नोट बनाकर लिखनी पड़ेगी।
अब तुम अपनी कॉपी में डाल सकते हो एक हेडिंग नोट। नोट का मतलब क्या है, याद रखना कि जब भी हमें चेक मिलेगा अलग दिन और हम डिपॉजिट करेंगे अलग दिन, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग डेट पर करना पड़ेगा हमारे बोर्ड के हिसाब से। जिस दिन चेक मिला है और उसको उस दिन सेम डिपॉजिट नहीं किया गया, हम इसको ट्रीट करेंगे कि हमें कैश मिला है। जैसे कि अप्रैल 3 को क्या हो रहा है कि हमें चेक मिला है विनोद से 33,800 का और डिस्काउंट अलाउ हुआ है 1200। इसको हमें कैश जैसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब क्या, आप यहां लिखेंगे अप्रैल 3, विनोद से चेक मिला है टू विनोद और अमाउंट कितने का है 33,800। इसको बैंक में ना लिखने की बजाय कहां लिखेंगे, कैश में, और आपने डिस्काउंट कितना दिया है 1200 रुपए। अब आपने अप्रैल 3 की तो एंट्री नोट कर ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर चेक एक दिन मिला है, डिपॉजिट अलग दिन कर रहे हैं, तो जिस दिन चेक मिला है आपको ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मान लो आपने कैश रिसीव कर रखा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जिस दिन ये चेक डिपॉजिट कर रहे हैं उस दिन ट्रीटमेंट आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। मतलब जिस दिन चेक डिपॉजिट कर रहे हो आप ये ट्रीटमेंट लोगे कि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो। तुम्हें समझ में आ रही है बात। ये ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरह से कराया जाता है। तो तुम बहुत आंखें खोलकर यह चीज पढ़ना कि चेक मिला है एक दिन और डिपॉजिट हो रहा है दूसरे दिन या किसी और डेट पर, तो जिस दिन चेक मिला आप ऐसे रिसीव करेंगे कि आपको कैश मिला है। सिमिलरली अगर वही चेक किसी और तारीख को डिपॉजिट हो रहा है तो आप ऐसे डिपॉजिट करेंगे मान लो आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो। तो अगर ये चेक रिसीव फ्रॉम विनोद डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर डिपॉजिट करोगे तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अभी मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री सिखाई है ना 33,800 रुपीज का। अभी तुम्हें कॉन्ट्रा एंट्री सिखाई कि बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर 5 तारीख को क्या लिखेंगे, टू कैश, और बैंक में आ जाएगा 33,800। और सिमिलरली अप्रैल 5 में यहां क्या लिखेंगे, बाय बैंक, और कैश से डिडक्ट कर लेंगे 33,800। ये तो हमें पता है, इसके आगे कॉन्ट्रा भी लिख देंगे बिकॉज ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। तुम्हें समझ में आई बच्चा पार्टी, हमने क्या नई चीज डिस्कवर की है कि अगर चेक किसी दिन मिला, डिपॉजिट किसी दिन होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। क्लियर है। अभी तो ऑल सेड एंड डन, आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। इसको रब कर देता हूं, ठीक है ना। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, चेक से पे किया है, गुड्स परचेज किए 1,00,000 रुपए के, फ्रेट भी पे किया है। फ्रेट बोले तो भाड़ा पे किया है 2,500 रुपए का। अब तुम मुझे बताओ इसका ट्रीटमेंट तुम क्या करने वाले हो। भैया फ्रेट पे किया है तो फ्रेट में आप देखो, पहली बात तो ये समझो, ये जो अप्रैल 5 की एंट्री हो रही है ये पे कर रहे हो तो पेमेंट साइड पर आएगा, ठीक है ना। आपने गुड्स परचेज किए, एक एक एंट्री करके दिखाता हूं मैं। अप्रैल 5 को आपने गुड्स परचेज किए तो आप क्या लिखेंगे, बाय परचेसेस, और गुड्स पे किए, चेक दिया है आपने तो बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए आ जाएगा ना भाई। सिमिलरली आपने फ्रेट पे किया है इसी तारीख को तो क्या लिखेंगे, बाय फ्रेट, मतलब भाड़ा। कितना फ्रेट पे किया है आपने फ्रेट पे किया है कैश में 2,500 रुपीज, तो कैश के कॉलम में 2,500 लिख दिया जाएगा। समझ में आ रही बात, सिंपल है ना यार दोस्त, एकदम समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें। अगले एंट्री पर आते हैं। लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितने का, 26,200 अप्रैल 6 को। बेचा है रिसीट साइड पर आएगा, ठीक है, बेचा है रिसीट साइड पर आएगा, तो यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने का है सेल्स, 26,200, और कैश में बेचा है तो कैश साइड पर लिखेंगे 26,200। फिर अगली बार एक और सेल हो रही है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये 8 तारीख को हो रहा है 20,000 रुपए का, ठीक है भाई, ये भी कर सकते हैं। 8 तारीख को यहां लिखेंगे टू सेल्स, और कैश में आ रहे हैं 20,000 रुपए, ये भी लिख लिया। चलो बेटा जी, तो तुमने ये दोनों ट्रांजैक्शन भी करी, सिंपल थे। अगला ट्रांजैक्शन,
सेल प्रोसीड्स ऑफ अप्रैल 8, मतलब 8 तारीख को जो पैसा मिला है उसे बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है। अब कब डिपॉजिट किया जा रहा है? 9 तारीख को। बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। एंट्री क्या बनेगी यहां पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और 8 तारीख को जो पैसा मिला है मतलब 20,000 रुपए मिला, 20,000 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और बैंक में कैश डिपॉजिट करने की एंट्री तो तुम्हें समझ में आ गई। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखने वाले हो? टू कैश। और बैंक में लिख दिया 20,000। सिमिलरली फिर यहां क्या आएगा? बाय बैंक। और कैश से डिडक्ट हो जाएगा 20,000। क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसलिए आपको लेजर फोलियो में सी दिख के दिखाना पड़ेगा। कोई मुश्किल तो नहीं। अभी कॉन्ट्रा एंट्रीज ही मुश्किल होती है, वो तुम्हारे लिए चूरन टॉपिक बन गया यार, तो क्या ही दिक्कत है। आगे देखो भैया, लिखा क्या है ये वाला पॉइंट 11, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए 5,000 रुपए निकाले हैं, इसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो भैया, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, यहां लिखेंगे 11, प्राइवेट यूज बोले तो बाय ड्रॉइंग्स। और 5,000 रुपए कैश से डिडक्ट कर दिया, ठीक है ना। अगला ट्रांजैक्शन क्या लिख रहा है? 12 को विड्रू बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए निकाल रहे हैं, ये भी क्या है? ड्रॉइंग्स ही है, लेकिन अमाउंट कितना है? 40,000। चेक से निकाल रहे हैं तो यहां पर अमाउंट किस में जाएगा? बाय ड्रॉइंग्स। और बेटा जी अमाउंट जाएगा बैंक के कॉलम में, बिकॉज हम चेक से विड्रॉ कर रहे हैं। अगला ट्रांजैक्शन देखो, गुड्स परचेज्ड। आओ भाई आगे थोड़ा ऊपर करता हूं। लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार का ट्रांजैक्शन, और उधार की कोई भी जगह हमारी कैश बुक में नहीं होती है, तो कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लिखा है पेड टू सुरेश बाय चेक। हमने सुरेश को पेमेंट डाला है, कितने का डाला है? 25,000 रुपीज का। जी हां, इसको रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज ये हमारे वहां बैंक से हो रहा है। 16 लिखेंगे, सुरेश को पे कर रहे हैं, पेमेंट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय सुरेश। चेक दिया है तो बैंक कॉलम में 25,000 रुपीज। समझ में आई बात? फिर लिखा है अगला ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय 16,500। और हमने इसको बैंक नहीं किया, मतलब बैंक में जमा नहीं कराया है। आगे देखते हैं कहीं जमा कराया है क्या। फिर लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम अजय इंडोर्स टू विजय। अब मेरी जान ये बात तुम फिर से नोट डालो और फिर समझो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कभी भी कोई चेक रिसीव हो जाए, अगर कभी भी कोई चेक रिसीव हो जाए और उसको बैंक में जमा ना कराया जाए तो ये मानते हैं कि आपको कैश रिसीव हो गया। तो पहले तो उसका ट्रीटमेंट कर ले। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अजय, अजय से मिला है अप्रैल 17 को, मिला है इसलिए लिखते हैं टू अजय। कितने का मिला है? अमाउंट कितना है मेरी जान? अमाउंट है 16,500। तो कैश के कॉलम में लिख लेंगे 16,500। अब देखो अगला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है। अगला ट्रांजैक्शन हो रहा है कि चेक हमने जो अजय से मिला था वो विजय को दे दिया, एंडोर्स कर दिया। तो इसका मतलब कुछ मुश्किल नहीं है, आपने सिंपल सा एक पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया है मतलब क्या? आपने अजय से पैसा मिला, कैश में रिकॉर्ड कर लिया, विजय को पेमेंट दे दिया, कैश से माइनस कर दिया। तो विजय को पेमेंट दे दिया 16,500 का, और इसका ट्रांजैक्शन का डेट है 20th। देखना ध्यान से क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाय विजय, और विजय में कैश से माइनस हो जाएगा 16,500। सिंपल। अब याद रखना ये जो ट्रीटमेंट है ये बोर्ड स्पेसिफिक हो सकते हैं, आपके बोर्ड में यही ट्रीटमेंट आपको करके आना होगा। चलो भैया आगे देखते हैं। लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक मिला महेश से, तुरंत डिपॉजिट कर दिया 27,000 रुपीज का। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सी एंट्री हो जाएगी। 22 को चेक मिला तो लिखा टू महेश और तुरंत डिपॉजिट कर दिया। अमाउंट कितना है? 27,000। और ये किस कॉलम में जाएगा? बैंक के कॉलम में, बिकॉज चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन क्या लिखा है। लिखा है रिसीव्ड कैश 20,000 एंड चेक 24,000 फॉर कैश सेल्स, पेड इनटू बैंक 30,000।
अब तुम बहुत ध्यान से देखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपको बोली जा रही है। क्या बोली जा रही है कि आपको कैश मिला है 20,000, चेक मिला है 24,000 फॉर कैश सेल्स। ये नहीं लिखा है कि आपने ये चेक डिपॉजिट किया है कि नहीं किया, तो उसका सिंपल सा ट्रीटमेंट ये मानेंगे कि आपको कैश ही रिसीव हुआ है। क्या मानेंगे? कैश ही रिसीव हुआ, बिकॉज अगली एंट्री पर आप बैंक कर रहे हो, बैंक में पैसा डालने वाले हो। अब बात समझते हैं। एक चीज और भी है कि कहीं आगे चेक कर लो, कहीं ये चेक डिपॉजिट तो नहीं किया जा रहा है कि रिसीव कैश मिला है 20,000, चेक मिला है 24,000 रुपए फॉर कैश सेल्स। चेक कहीं डिपॉजिट करते तो नहीं दिख रहे हैं, पेड इनटू बैंक, तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। रिसीव्ड चेक फ्रॉम पेमेंट सेंड टू द बैंक इमीडिएटली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यार एक बात तुम ये समझ लो, अगर क्वेश्चन में लिखा हो इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट check, we will assume that check is deposited in bank on the same date। ठीक है ना, इस बात को आप अपने बोर्ड के हिसाब से अज्यूम कर लीजिए। अगर ये नहीं मेंशन है क्वेश्चन में कि चेक हमने डिपॉजिट किया है या नहीं किया है बैंक में, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। तो सिमिलरली अब इस ट्रांजैक्शन का जो ट्रीटमेंट होगा बहुत बढ़िया। रिसीव्ड कैश एंड चेक ऑन कैश सेल्स है, और तारीख कौन सी है? 24। तुम ध्यान से देखना बेटा जी, आप लिखोगे यहां पर टू सेल्स, कैश में मिला 24,000, कैश में लिखोगे 24,000, और चेक कितने का? नहीं, कैश है 20 और चेक है 24 का, तो भैया कैश में लिखेंगे 20,000 और चेक में लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे 24,000। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? काफी ट्रिकी क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए पहला ही। आगे लिखा क्या? पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा कराया। एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा जमा कराया है? 30,000 रुपए। अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी ना, बिकॉज हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर अपन क्या लिखने वाले हैं? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर हम क्या लिखेंगे? टू कैश, और बैंक में आ जाएगा 30,000 रुपए। सिमिलरली यहां पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक, और कैश से डिडक्ट कर लेंगे 30,000 रुपीज, और इस पे कॉन्ट्रा भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ठीक है बच्चे, पार्टी आगे बढ़े, 26 पर आ जाएं। क्या लिखा है? रिसीव चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंड टू द बैंक इमीडिएटली, डिस्काउंट मिला है 1400 रुपीज का। ठीक है भाई, चलो करते हैं 26 को प्रेम से चेक मिला है, तो लिखा टू प्रेम, तुरंत जमा करा दिया। 43,600 का चेक है ना आई गेस, हाँ, और डिस्काउंट कितना है? 1400। आपने डिस्काउंट कितने का दिया है? 1400 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा टॉपिक है। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है? बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो चेक आपने डिपॉजिट किया तो डेबिट साइड पर, डिसऑनर हो जाएगा तो क्रेडिट साइड पर। बैंक चार्जेस 200 ऑन दिस चेक। अब तुम पहले तो ये बात देखो, दो चीजें हैं ये। प्रेम का चेक डिसऑनर हुआ, चेक जमा कराया 26 को, टू प्रेम लिखा। चेक डिसऑनर हुआ है कब? 28 को, तो यहां लिखेंगे 28 बाय प्रेम। चेक कितने का था? 43,600, तो बैंक से कट जाएंगे 43,600। पहली बात तो ये। अब बैंक ने बैंक चार्जेस भी काट लिए हैं, वो भी लिखोगे बाय बैंक चार्जेस। बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हैं 200 रुपए के, वो आप अलग से मेंशन भी करेंगे। तो डिसऑनर भी समझ में आया। चेक डिपॉजिट किया तो डेबिट साइड पर, और चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया, तो क्रेडिट साइड पर। फिर लिखा है किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट 30,000। कोई किशोर कस्टमर रहा होगा या डेटर रहा होगा, उसने मेरे अकाउंट में सीधा सीधा पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं 30,000 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 28 को लिखेंगे टू किशोर, कोई लफड़ा नहीं है, और 30,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में लिख दिया। हम थोड़े ना डिपॉजिट कर रहे, इसकी एंट्री क्या होगी? किशोर ने अगर मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर। इसमें कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बन रही है। ठीक है ना भाई? जर्नल इसलिए बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है आपकी।
फिर लिखा है बैंक हैज चार्ज 600 फॉर बैंक चार्जेस, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 7200, बैंक ने काट लिया है ये, तो काट लिया है तो क्रेडिट साइड पर आएगा, क्या लिखेंगे, और इसकी डेट क्या है 30th, बाय बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस कितने काटे हैं 600 रुपए बैंक से काटे होंगे, और इसी डेट पर बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी कट गया है, कितना कटा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 7200 रुपीज, तो 7200 भी बैंक से काट देना है, ठीक है। अब लगाओ टोटल, चले लगाया जाए टोटल, पहले डेबिट साइड का टोटल लगा लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं भैया, इसको थोड़ा सा कर देते हैं अपन, कहां लिखें, ला 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 ला, हाँ ठीक है, चलो डिस्काउंट का कॉलम मैच कराने की जरूरत नहीं है, उसका टोटल भी नहीं लगेगा, ठीक। कैश का लगाओ 22,500 प्लस 33,800 प्लस 26,200 प्लस 20,000 प्लस 16,500 प्लस 20,000, ये आ रहा है 1,39,000, कैश का आ रहा है 1,39,000, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर ले, 22,500 प्लस 33,800 प्लस 26,200 प्लस 20,000 प्लस 16,500 प्लस 20,000, 1,30,000, चलो बैंक का टोटल करते हैं, 15,000 प्लस 33,800 प्लस 20,000 प्लस 27,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 43,600 प्लस 30,000, ये हो रहा है 2,23,400, 2,23,400, ठीक है ना भाई। अब आते हैं क्रेडिट साइड पर टोटल लगाते हैं, पहले बैंक का लगा लें, बैंक का आ रहा है 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 40 और 25 65,000 प्लस 43,600 प्लस 6,2,800 रुपए प्लस 7,200, ये आ रहा 2,96,600, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड पर ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का ही बैलेंस हम दोनों साइड पर लिखने वाले हैं। अब बैंक कैश का भी टोटल कर ले इधर, 33,800 प्लस 2,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 16,500 प्लस 30,000, यह आ रहा है बेटा जी 1,07,800। चलो भाई टोटल लगाते हैं, ला 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 ला, टोटल लगाया जाए, डिस्काउंट का टोटल लगाने की बात नहीं, बस इसको ऐड कर देते, दिस इज 14 और 12 2600, इसका टोटल लगाएंगे, कैश अकाउंट 1,39,000, इधर भी लगाओ 1,39,000, और बैलेंस यहां आ जाएगा 30 तारीख को बाय बैलेंस कैरी डाउन, 1,39,000 में से 1,07,000 माइनस करेंगे, दिस इज 31,200, और ये 31,200 कहां उतार के लाएंगे, मे 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 31,200। अब क्रेडिट साइड में 2,96,000 है, तो लिखते हैं 2,96,600, 2,96,600, और बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा, लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, माइनस करो 2,96,600 में से माइनस किया 2,23,400, ये आ रहा है 73,200, और ये बैलेंस यहां उतार के लाएंगे मे 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन एज 73,200। साइड हो जाऊं भाई, एक बार चेक कर लो सभी बच्चा पाड़ी, चेक कर लिया बच्चा पाड़ी, एकदम समझ में आया, टोटल लगाया, एक ट्रिपल कॉलम का कैशबुक हम लोगों ने कंप्लीट किया, काफी बड़ा क्वेश्चन था, तो आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं एक पेडी कैशबुक करते हैं, देन दिस चैप्टर विल बी वाइंड अप। आपने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लिया है, तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। ऑलराइट बच्चों पार्टी, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है पेडी कैशबुक।
अब ये मेरा ऑफलाइन सेंटर है लखनऊ के अंदर आशियाना में। अब ये मेरा ऑफिस है और यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सफाई वाले को पैसे देने हैं, चाय पानी लाना है, स्टेशनरी लाना है, कुछ खाने पीने का लाना है। अब इसको हम लोग मेन कैश बुक पे रिकॉर्ड ना करके एक इसकी अलग से कैश बुक बनाते हैं, जिसको पेटी मतलब बड़े स्मॉल स्मॉल एक्सपेंडिचर करने वाली कैश बुक को में आपको लिखना पड़ता है। अब इसका जो कैश बुक का फॉर्मेट है ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखो जरा फॉर्मेट इसका। सबसे पहले अमाउंट जो रिसीव हुआ वो डेबिट साइड पर लिखेंगे, कैश बुक फोलियो नंबर होगा, ठीक है ना, कि किस पेज नंबर पर रिकॉर्ड हो रहा है, डेट होगी, पर्टिकुलर्स होगी, वाउचर नंबर और पेमेंट। अब यहां पर पेमेंट ना बहुत सारे हेड्स में होता है, तो जो आपने खर्चा किया है वो किस कैटेगरी में आ रहा है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि पोस्टेज और कुरियर में कितना खर्चा हो रहा है, वेजेस में देने में, छोटे छोटे सैलरी वेजेस देने में, लेबर्स को पैसा देने में कितना खर्चा हो रहा है, कन्वेंस में कितना पैसा लग रहा है, कार्टेज पैकिंग मटेरियल में कितना पैसा लग रहा है, देन स्टेशनरी में कितना पैसा लग रहा है, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में कितना पैसा लग रहा है। अब ऐसी जो हम कैश बुक बना रहे हैं जिसमें छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स हैं, इसीलिए इसको पेटी कैश बुक कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर तुम्हें समझ में आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखा है प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इंप्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, पहला क्या है, जुलाई 1 को कैश रिसीव होता है 10,000 रुपीज। अब अगर मेरे को 10,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं तो ये रिसीट साइड पर लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो जुलाई 1 2024, तो यहां लिखा 2024, जुलाई 1 की हेडिंग डाली, लिखा टू कैश। रिसीव हो रहा है तो रिसीट साइड पर कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं, 10,000। इसका ट्रांजैक्शन इस साइड पर तो कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है तो डैश लगा दिया। भाई हम लोगों ने ये 10,000 कहां से आया ये समझ में आ रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, लिखा है परचेज स्टेशनरी 800 रुपए की 3 तारीख को स्टेशनरी खरीदी है, तो यहां पर अपन सॉरी बेटा, यहां पे क्या लिखेंगे, जुलाई 3 को बाय स्टेशनरी, और कितने की खरीदी है, 300 रुपए की, और स्टेशनरी किसके हेडिंग के अंदर आएगा, स्टेशनरी के हेडिंग में। तो वहां पर भी आपने लिखना पड़ेगा कि किस हेडिंग के अंदर आपके ये 300 रुपए खर्च हुए हैं। आगे देखा जाए फिर क्या लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी 800 रुपए खर्च हुए थे, तो भाई इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 800 रुपए, 800 रुपीज खर्च हुए थे तो स्टेशनरी में हमने 800 लिख दिया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है पेड फॉर वेजेस, वेजेस के लिए दिए 500 रुपए और चैरिटी के लिए दिए 300 रुपए, और ये दोनों ट्रांजैक्शन 6 तारीख को हो रहा है। ठीक है भाई चलो करते हैं, बाय वेजेस, वेजेस के लिए कितने पैसे, 500 रुपए वेजेस के लिए दिए, और ये वेजेस की हेडिंग के अंदर आ जाएगा। और इसी 6 तारीख को चैरिटी के लिए भी दिया होता ना, कि आज मंदिर में रामायण होने वाली है या कुछ होने वाला है, जगराता होने वाला है, कुछ आप डोनेट कर दीजिए होली के समय पे, तो वैसे चैरिटी दे दी। चैरिटी कितनी दी है, 300 रुपए, तो चैरिटी यहां पर लिखा 300, चैरिटी का कोई कॉलम तो है नहीं, जिसका कोई कॉलम नहीं वो मिसलेनियस, ठीक है ना, जिसका कोई कॉलम नहीं वो कहां जाएगा, मिसलेनियस में। अगला आइटम पर आओ, फिर लिखा है परचेज्ड सोप 200 रुपए का, न्यूज़पेपर बिल आया है 700 रुपए का। ठीक है भाई, 7 तारीख को सोप खरीदा गया है, 7 तारीख को तो लिखेंगे बाय सोप। सोप कितने का है, सोप आया है 200 रुपए का, सोप की कोई हेडिंग तो है नहीं मिसलेनियस में, और इसी तारीख को न्यूज़पेपर बिल भी आया है, तो बाय न्यूज़पेपर बिल, न्यूज़पेपर आया 700 रुपए का, इसकी भी कोई हेडिंग नहीं है तो ये भी मिसलेनियस में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टैक्सी फेयर कन्वेंस का हिस्सा है, 800 रुपए देते हैं 9 तारीख को, तो क्या लिखा जाएगा, 9 तारीख को बाय टैक्सी, कितना टैक्सी पे किया है, 800 रुपए टैक्सी में पे किए हैं, और ये किधर चले जाएंगे, कन्वेंस की हेडिंग में। और एक और पैसा भी तो खर्च हो रहा है, 200 रुपए खर्च हो रहे कार्टेज पे, पैकिंग मटेरियल, कार्टेज में 9 तारीख को ही, तो ये क्या लिखेंगे आप, बाय कार्टेज, 200 रुपए खर्च हो रहे हैं, और कार्टेज का हम लोगों ने कॉलम बनाया हुआ है। कुछ ज्यादा आसान टॉपिक नहीं हो रहा है ये, ठीक है। आगे बढ़े, पेड पोस्टल एक्सपेंसेस, कुरियर किया है 600 रुपए का 12th को, ठीक है, बाय पोस्टल एक्सपेंसेस, कितना पोस्टल एक्सपेंसेस है, 600 रुपए,
और ये किधर चला जाएगा? पोस्टेज एंड कुरियर में। आगे बढ़ो, लिखा है पेड ऑटो फेयर। ऑटो फेयर भी किस में जाएगा? कन्वेंस में। ठीक है, चलो भाई लिखते हैं 14th को बाय ऑटो फेयर। ऑटो फेयर, ऑटो फेयर कितना लग गया है? 380 रुपीज का। और ये किस में चला जाएगा? कन्वेंस में। और इसी 14th को आपने कुछ कुरियर भी किया है। यहां लिखा है पेड फॉर कुरियर सर्विसेज 70 रुपीज। चलो भाई, तो बाय कुरियर 70 रुपीज पे किया है। कुरियर का कॉलम कहां है? ये पहला कॉलम है, पोस्टेज एंड कुरियर, उसमें लिख दिया। आगे बढ़ो, लिखा है स्पीड पोस्ट भेजा है हमने। स्पीड पोस्ट मतलब अगेन कुरियर चार्जेस है 400 रुपए का। ठीक है, अच्छा इसकी डेट क्या है बेटा जी? इसकी डेट है 25th। तो लिखेंगे बाय स्पीड पोस्ट 400 रुपए का। और ये भी किस में आ जाएगा? पोस्टेज एंड कुरियर के अंदर। अगला आइटम क्या है? वेजेस पे की हैं 600 रुपए 25 तारीख को ही वेजेस पे की हैं, कोई बात नहीं। तो यहां लिखेंगे बाय वेजेस। और कितनी वेजेस पे की हैं? 600 रुपीज। और वेजेस की हेडिंग में ये आ जाएगा। अगला आइटम आओ, फिर देखो कार्टेज पे किया है 750 26 तारीख को। तो लिखेंगे 26 तारीख को बाय कार्टेज। कितना कार्टेज पे किया है? 450 रुपीज। तो पेमेंट में लिख दिया 450 और कार्टेज के कॉलम में भी लिख दिया 450। इजी लग रहा है ना बेटा जी? बट थोड़ा क्लरिकल लग रहा होगा, इसीलिए ये छोटे छोटे अकाउंटेंट करते हैं काम। दिखा है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस पर 800 रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है भाई, 27 तारीख को रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हुए बाय रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट पर कितने पैसे खर्च हुए हैं? 800 रुपीज। और रिफ्रेशमेंट की कोई हेडिंग तो दिखी नहीं है, तो जिसकी कोई हेडिंग नहीं वो कहां जाएगा? मिसलेनियस में वो जाने वाला है। समझ में आ रहा है ना? तो हॉरिजॉन्टल करना है इसको भैया अपने नोटबुक में। अब इसी में एक और खर्चा हो रहा था ना, फोटो कॉपी हुआ है 400 रुपए का। चलो भाई फोटो कॉपी भी लिख देते हैं 27 तारीख को बाय फोटो कॉपी 400। और फोटो कॉपी का भी कोई हेडिंग तो है नहीं, तो ये भी मिसलेनियस में चला जाएगा। आगे बढ़ो, पेन और पेंसिल आए हैं, मतलब स्टेशनरी आई है। पेन पेंसिल 750 रुपीज की आई है। तो बाय स्टेशनरी लिख सकते हो 750, या बाय पेन एंड पेंसिल भी लिखते तो भी गलत नहीं होता। 750 स्टेशनरी के कॉलम में डाल दिया है। इसकी डेट क्या थी बेटा जी? इसकी डेट है 28th। अब यार इसको थोड़ा सा हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, है ना? एक्सपैंड कर लें, चलो भाई एक्सपैंड कर लेते हैं इसको। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा है वेजेस पर फिर 300 रुपए 29th को। ठीक है, चलो 29th में लिखेंगे बाय वेजेस 300 रुपए खर्च हुए और वेजेस की हेडिंग में 300 रुपए अपन डाल देंगे। लास्ट क्या है? लोडिंग चार्जेस आपने दिए हैं। अब ये लोडिंग चार्जेस क्या होते हैं? माल को गाड़ी पर चढ़ाने के लिए लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। और ये लोडिंग चार्जेस पता है कार्टेज की कैटेगरी में आएगा। 31st को 150 रुपए लिखेंगे बाय लोडिंग चार्जेस। कितना खर्च किया? 150 रुपए। और ये आएगा 150 रुपए कार्टेज में। ठीक है, सब बच्चों को समझ में तो आ रही ना बात? इसको जल्दी से थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब लगाते हैं टोटल। आप लोग ना हमेशा हॉरिजॉन्टली करना पूरा कैश बुक, क्योंकि वर्टिकली आपके नोटबुक में आ नहीं पाएगा ये। चलें टोटल करें। पेमेंट साइड का टोटल करो सब लोग, तुम भी करो मैं भी करता हूं। तो यहां लिख भी देते हैं टोटल पेमेंट। चलो, खर्चा हुआ है 800 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 380 प्लस 70 प्लस 400 प्लस 600
प्लस 450 प्लस 800 प्लस 400, छोटे छोटे देख रहे हो कितने खर्चे, प्लस 300 प्लस 150, ये हो रहे हैं 8400 रुपीज। खर्चा कितना हो गया? 8400। आप एक काम करो, हर कैटेगरी के भी एक्सपेंसेस को ऐड कर लो, कितना कितना हुआ है। ये हुआ है 6 4 10 1070 रुपए, और यहां कितना होगा? 6 3 9 9 5 14 1400 रुपीज। यहाँ हुआ है 800 और 300 1180 रुपए। यहाँ हुआ है 4 2 4 50 500 5 600 2 800 रुपए। फिर 7 8 7 1550। फिर यहाँ हुआ है 8 4 12 12 7 19 2 21 3 2400। और इनको भी ऐड करके देख लो 8400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1070 प्लस 1400 प्लस 1180 प्लस 800 प्लस 1550 प्लस 2400, बिल्कुल 8400 आ रहा है। अब बैलेंस कितना बचेगा माइनस करो, बैलेंस कितना बचेगा लिखेंगे यहां पर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो ना टोटल कितना है, 10,000 रुपीज। टोटल तो 10,000 रुपीज था। जगह नहीं है थोड़ी सी यार, ये इधर कर देते हैं। अरे भाई, हाँ जी, टोटल था 10,000 रुपीज। क्या हो रहा है? हाँ जी, टोटल था 10,000 रुपीज, और बैलेंस कितना बच रहा है? 1,600 रुपीज। और ये 1,600 का बैलेंस आप उतार के लाएंगे, यहां पर लिखेंगे अगली तारीख, मतलब August 1 टू, या बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और बैलेंस कितना है? 1,600 रुपीज का। तो कुछ इस तरह से आपको करना था मेरी जान, पूरा पूरा कैशबुक। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा चैप्टर, जिसे मैंने आपको सिंगल कॉलम भी कराया, डबल कॉलम भी कराया, मतलब ट्रिपल कॉलम भी कराया, कॉन्ट्रा एंट्रीज भी बताई, और पेटी कैशबुक बताई। अब तुम ये नोट्स जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना, और यही सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी, शुभम जगदीश, साइनिंग ऑफ।